सुबह 6 बजे फांसी का वक्त मुकर्रर होता है, 11 घंटे पहले फांसी दी गई। फांसी, अरे फांसी के बाद भी ड्रामा खत्म नहीं हो रहा। डेड बॉडीज को उतारा गया, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, दे वर चॉप्ड, चॉप्ड इनटू पीसेस। उसके बाद में जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई है, टूट चुकी थी, या एक दिन पहले तोड़ दी गई थी, प्लान्ड होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद बोरे में भर के इनको अंदर ठूसा गया। उसके बाद इनको फिरोजपुर रातों रात रवाना कर दिया गया। और वहां पर सतलुज के जो पहला गाना है ना, सतलुज के दूसरे किनारे पर, वो सतलुज को वोट देने के लिए किया गया है। सतलुज के 13 और 14 नंबर पे खंभों पर जाके इनको नीचे फेंक दिया गया, ऐसा वहां जलाया गया इनको। वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे, हाथ ताप रहे थे, वो लोग उन्हें कुछ फिशी लगा, वो दौड़ कर आए तो इनको अधजली हालत में नीचे फेंक दिया गया सतलुज में। अब मुझे ये भी नहीं मालूम है, अभी तक ये प्रूफ नहीं है, ईश्वर करे गलत हो, कि इनके पूरे टुकड़े मिले भी थे या नहीं, कि इनके आधे टुकड़ों में दाह संस्कार किया गया। टुकड़े उठाए गए, गोताखोर ने अंदर गोता लगाया, टुकड़े निकाले गए, उनको पिरोया गया, उसके बाद में इनका आपके मतलब दाह संस्कार किया। और भगत सिंह was emerging as a Lenin of India। 1927 में भारत में फिक्की बन गई। फिक्की क्या है? भारत के पूंजीपतियों का संगठन। 1927 में, और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने इरविन से जाकर कहा कि चाचा तुम भी जाओगे और हम भी जाएंगे, अगर ये आदमी जिंदा रह गया तो तुम भी जाओगे और हम भी जाएंगे। और एक बहुत बड़ा गढ़ तुम खो चुके हो, रूस। चीन में हलचल शुरू हो चुकी है, भारत में हलचल जारी है। नैनकिंग की घटना हो चुकी थी चीन में, भारत में भगत सिंह क्रांति मचाए हुए थे, पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया था उस आदमी ने। पूंजीपतियों को बात समझ में आ रही थी कि बात तो सही कह रहा है यार, और फिर उन लोगों को भगत सिंह को हैंग करना ही पड़ा। भगत सिंह की हैंगिंग की मुख्य वजह है ग्रेट डिप्रेशन। बहुत लोग आते हैं, सर गांधी जी ने जो है वो कुछ कहा ही नहीं था, पापा बता रहे थे। पापा बताइए, भगत सिंह को किस चीज का गलत आरोप लगाया गया? सैंडर्स की हत्या का। हालांकि सैंडर्स की हत्या ज्यादातर चांसेज है कि इन्हीं लोगों ने मारा था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तो सबूत के अभाव में तो जज भी अपराधी हो सकता है, नहीं समझे? तो सबूत नहीं था, लेकिन जबरदस्ती थोप दिया गया किसके ऊपर? भगत सिंह। अब भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई 14 फरवरी। कब सुनाई गई? 14 फरवरी 1931। तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन वहां पर अब फांसी की सजा सुना दी गई। और उसी 1931 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। पूरा भारत के लोग किसके साथ थे? महात्मा गांधी के। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय रैमजे मैकडोनल्ड था। क्या नाम था? रैमजे मैकडोनल्ड चाहता था कि भारतीयों को बुलाया जाए। जिस तरह से मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र दिया गया, मुसलमानों उस तरह से वो दलितों को भी अलग करना चाहता था। तो भारतीयों को बुलाया तो महात्मा गांधी कहे कोई मत जाना, तो कांग्रेस का कोई भी आदमी नहीं गया। और वहां रैमजे मैकडोनल्ड इंग्लैंड में सबके लिए गोल मेज बनवाया था, बड़ा का टेबल, सब लोग यहीं बैठेंगे और आराम से गोल में सम्मेलन किया जाएगा। गोल में सम्मेलन में कोई गईबे नहीं किया। अब बेचारा सब बेइज्जती किसकी हो गई? रैमजे मैकडोनल्ड को। विपक्ष वाला गरियाने लगा, जैसे कैसे मोदी जी को विपक्ष वाला कहता था। और खिलाओ ट्रंप को बर्गर। गए तो ट्रंप में मोदी गए थे, तब मोदी जी जो बाइडन वहां पूछबो नहीं किया, बाहर छोड़ने भी नहीं आया। रैमजे मैकडोनल्ड क्या थे? प्रधानमंत्री। और क्लीमेंट एटली जो थे वो विपक्ष के नेता थे। नाम क्या था? क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली का दिए देखो रैमजे मैकडोनल्ड, जो देश गुलाम है उनको ये बुलाए तो वहां के लोग यहाँ नहीं आए। कोने काम का ही प्रधानमंत्री? रैमजे मैकडोनल्ड एकदम गुस्सा आ गया, फोन किया भारत में। कौन चमचा गया है भारत में हम लोग का? तो उस समय चमचा था इरविन। क्या नाम था? इरविन। चमचुआ का नाम इरविन। इरविन का फोन लगा, इरविन वा फोन लगा, रे इरविन वा गधिया कहा नहीं आया? कहा कि महाराज वो आंदोलन करके बैठल है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन नहीं आता है वहां। कहा कि सुन चोटा, गांधी को कैसे भी लेके आओ यहाँ पर, बेइज्जती हो रहा है हमरा, आना तो तोरा हम नौकरी खा जाएंगे, सस्पेंड कर देंगे। इरविन पगला गया,
गांधी जी को दिल्ली बुलाया, महाराज आप जो बात कहिएगा तो हम मान लेंगे। तो 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन में क्या हो रहा था? समझौता। उससे जस्ट पहले 14 फरवरी 1931 को किसे फांसी सुनाई जा चुकी थी, लेकिन अभी तक फांसी लगी नहीं थी। 1 महीना बाद, यानी लगभग 1 महीना हो ही जाएगा, 20 दिन बाद कौन क्या हुआ यहां पर? 20 दिन बाद गांधी और इरविन में समझौता हुआ। सारे लोग गांधी जी पे दबाव बनाए कि भगत सिंह के फांसी रद्द कराइए, तब भी जाइएगा आप कहां पर? गोलमेज सम्मेलन, अदरवाइज में मत जाइएगा। गांधी जी ने कहा 1 नंबर। हम गांधी जी ने कह दिया कि अगर जब तक आप कैदियों को रिहा नहीं करते हैं, उनकी सजा माफ नहीं करते हैं, तब तक हम सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और हम आपके प्रधानमंत्री से मिलने इंग्लैंड में नहीं जाएंगे, चाहे वो गोल मेज बनाए, चाहे चौकोर मेज बनाए, चाहे दीवार पलंग बिछाए, हम वहां नहीं जाने वाले हैं। समझ में आ गया? क्या करेंगे? लेकिन इरविनवा यहां खेल खेल गया। इरविनवा को किसी ने महाभारत पढ़ा दिया था और उसने महाभारत का वही चाल चल दिया जो कृष्ण भगवान द्रोणाचार्य के लिए चले थे। द्रोणाचार्य जब तक महाभारत के युद्ध में थे, अर्जुन जीत नहीं सकते थे, क्योंकि युधिष्ठिर से कहा कि तुमको झूठ थोड़े बोलना, तुमको बस जाके बोलना अश्वस्थामा मारा गया और आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका बेटा नहीं है, हथिया मराया है। तो कहें कि ठीक है, इतना तो बोलिए देंगे, इसमें गलत क्या है? तो जाके जैसे बोले कि गुरुजी बहुत दुखद समाचार है, अश्वस्थामा मारा गया। और उसके बाद जब बोलने वाला था कि आपका बेटा नहीं, तो कृष्ण भगवान हाई पावर का शंख बजा दिए, एकदम डीजे वाला, धमाक दे, वो सुनाई भी नहीं किया। द्रोणाचार्य जो थे वो तो पहली बेटा का मृत्यु का खबर सुने और उसमें से बुढ़ौती, उनका दिमागे काम करना छोड़ दिया। और ये बोल रहा है कि आपका बेटा नहीं मारा, आज हथिया मरल है। कृष्ण भगवान खींच के भगाओ युधिष्ठिर को, तो सफाई देता है, यहाँ हरिश्चंद्र बनता है ना, भगाओ संग बजी लो, इतना पावर वाला सब गेम खराब कर देगा। संग बजा दिए कौन? कृष्ण भगवान। आई द्रोणाचार्य हथियार डाल दिए, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, चल दिए युद्ध पे से। और जब चल दिए तो उधर बैठा कौन? अर्जुन। युद्ध चालू। और अगर कृष्ण भगवान नहीं, अगर द्रोणाचार्य नहीं गए रहते, युद्ध दूसरे मोड़ ले लेता। यही पता किसको चल गया था? इरविनवा को। उसने कह दिया ठीक है, ताली बजा दियो जैसे हम बोलेंगे तुम। यो आधा बात बोल के कृष्ण भगवान कौन सी कराए थे? शंख। इस ससुरा ताली बजवा दिया, कहा कि ठीक है, मैं भारत के सारे कैदियों को रिहा करता हूं। अंग्रेजवा उधर वेरी गुड, क्लैप क्लैप क्लैप, ताली बजा दिया साहब। उसमें धीरे से बोल दिया आपराधिक कैदियों को छोड़कर। अरे भैया, भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं थे, वो आपराधिक कैदी में गए थे। उनको हत्या का आरोप, बम फेंकने का आरोप लगाया था। इरविनवा गेम खेल दिया, उसने कहा कि मैं सारे कैदियों को छोड़ता हूं, और धीरे से बोल दिया कौन सा? आपराधिक कैदियों को छोड़कर। इधर ताली बजा दिया सब। इन लोग को बस इतने सुनाई दिया क्या चीज? हम सारे कैदियों को छोड़ते। लेकिन लिखित में तो दिया था ना। गांधी जी ओवर कॉन्फिडेंस, हमारा बात कौन नहीं मानता है, चाहे दांडी मार्च देख लीजिए, कुछ भी देखिए, हमारा बात तो होता ही है। साइन कर दिए, ठीक है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं। और उसके बाद कहां जाते हैं? इंग्लैंड में गोल में सम्मेलन में दीवान पलंग पे बैठेंगे, वहां जाके। और इधर भगत सिंह जब साइन हो गया तो इनके हाथ से मामला चला गया महात्मा गांधी से। अब जब भगत सिंह को फांसी दिया जाने लगा, तब अंग्रेज लोग कहे कि भैया फांसी का है। तो सजा कब सुनाई गई थी? 14 फरवरी। और फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931। तो 23 मार्च को क्या कर दिया गया? इन्हें फांसी दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा अरे तुम फांसी कह दे रहा है इनको? कहा कि हम देख लीजिए, एग्रीमेंट पढ़िए। क्या कहा? तुम ही तो बोला था, बाहर में क्या कौन सी बोले थे आप? पहले क्या पढ़िए? एग्रीमेंट पढ़िए। तो जब एग्रीमेंट पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि केवल किसे छोड़ा जाता है? राजनीतिक कैदियों। किसे? राजनीतिक कैदियों को। अब यहां गांधी जी का हाथ कट गया और भगत सिंह को फांसी दे दिया गया, राजगुरु को फांसी दे दिया गया। बट जतिन दास जो थे, उन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग जो थे, इन लोगों को क्या किया गया? राजद्रोह के आरोप में लगाकर फांसी दे दिया गया। जतिन दास जो थे भूख हड़ताल पर बैठे थे जेल में ही, अंग्रेज खाना तक नहीं दिए, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब दुनिया जो थी, भारत के लोग गरियाना चालू किए किसको? कोने काम के वकील रहे तुम कि ऐसा गलती किया। ये गलती महात्मा गांधी से हुई थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये गलती नहीं, ब्लंडर था, क्योंकि ये गलती हम और आप करते तो समझ में आता। वो एकरे चीज का पढ़ाई करके आए थे, बैरिस्टर थे, वकील लंदन से। अब वकील अगर ऐसा गलती करे तो कोने काम का वकील भाई? ये गलत बात है। यहाँ पर
उनको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन केवल और केवल इस पर आरोप महात्मा गांधी को लगा देना भी उचित नहीं है, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे 1931 में, अब मूल अधिकार की मांग कर रहे थे। पूरा कांग्रेस से दबाव बना देते सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब अगर कुछ अच्छा होगा तो देश आजाद हुआ, खराब हुआ तो गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो योग्य व्यक्ति थे, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष वही थे 1931 में। जवाहरलाल नेहरू भी 1929 में अध्यक्षता किए थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, वो था, क्या नाम था ओकरा, जिन्ना, हाँ जिन्ना था, ओकरा भी बोलना चाहिए, उस समय अलग नहीं ना हुआ था। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे बच्चे की मां हैं। कल्पना में लिंग परिवर्तन हो सकता है, ऐसा क्या है, सोच लीजिए, है ना। तो उम्र परिवर्तन हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि आज से 10-15 साल बाद की बात है। तो कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे बच्चे की मां है, कल्पना नहीं कर पा रहे तो अपनी मम्मी को ध्यान रखो, तो कल्पना हो जाएगी। और छोटा सा बच्चा 1 साल का खतरे में है। दो ही ऑप्शंस हैं, या तो महिला खुद बच जाएगी पर बच्चा मर जाएगा, या महिला खुद मर जाएगी पर बच्चे को बचा लेगी। मतलब दोनों में से एक ही बचेगा, ये तय है। बीच का रास्ता एकदम नहीं है, उस पर दिमाग मत लगाना, ठीक। कोई तीसरा रास्ता नहीं है जो आप सोचना चाह रहे हो। क्लियर कट 2 ही रास्ते हैं, और तय करेगी मां। या तो मां खुद को बचाएगी और बच्चे को मरने देगी, या मां खुद को मरने देगी और बच्चे को बचा लेगी। इतना ही ऑप्शन है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या करेगी, मैं दूसरा सवाल पूछना चाह रहा हूं। अगर मां ने खुद को बचा लिया और बच्चे को मरने दिया, तो उसके जीवन में जो संतोष और सुख का स्तर होगा वो अच्छा होगा या बहुत खराब होगा। वैसी जिंदगी जीने की तुलना में कोई भी मां सामान्यतः मरना पसंद करेगी या जीना पसंद करेगी। अगर ऑप्शन हो केवल वैसी जिंदगी जीने का जिसमें अपने बच्चे की मौत पर मेरी जिंदगी टिकी हुई है, इतना ही ऑप्शन है। कि किसी महिला से आप पूछें, कभी अपनी मम्मी से पूछिएगा कि मम्मी अगर आपके सामने स्थिति आती है ऐसी मुझे लेके, तो आप क्या करती। 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो वो महिला जिंदा रहेगी इस भाव से कि उसे अपने बच्चे को मारकर अपनी जिंदगी बचाई है, या वो मर जाना पसंद करेगी। तो आपकी राय में इनमें से ज्यादा संतुष्टिदायक ऑप्शन उस महिला के लिए क्या है? कितने लोग मानते हैं कि उसका मर जाना, खुद मर जाना ज्यादा संतुष्टिदायक ऑप्शन है? हाथ खड़ा करें। मतलब ये तय है कि मरने के बाद वो संतुष्ट कैसे हो सकती है, लेकिन हाँ उस सिचुएशन में दोनों में से कौन सा ऑप्शन उसको ज्यादा संतुष्टिदायक लगेगा। और कितने लोग मानते हैं कि बच जाना ज्यादा संतुष्टिदायक होना चाहिए उस महिला के लिए? ऐसे लोगों की संख्या 1 है। तो आप सब सहमत हैं? अब जरा बताओ ईमानदारी से, बहुत गहरी ईमानदारी से बताओ, ऐसी स्थिति में किसी मां द्वारा यह विकल्प चुनना कि मैं मर जाती हूं, ये अंततः उसके अपने संतोष के लिए है या बच्चे के संतोष के लिए है? बोलो बोलो। अपने संतोष के लिए है। तो थॉमस हॉब्स जिंदाबाद या मुर्दाबाद? जिंदाबाद। अंततः घुमा फिरा के साबित यही होगा कि अपना संतोष, बेशक संतोष का स्तर कितना भी ऊंचा हो, वो केंद्र में है ही। भगत सिंह के लिए देश के लिए फांसी के फंदे पे झूल जाना और एंड टाइम पे डर के सरकार से माफी मांग के जिंदगी बचा लेना, इनमें से कौन से ऑप्शन में ज्यादा आत्मसम्मान था उनके लिए? मर जाना। इसलिए उन्होंने मरना कबूल किया, चुना। क्योंकि किसी किसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान बाकी सभी सुखों से बड़ा होता है, और जो आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है वो ऐसी सिचुएशन में हमेशा मरना चुनेगा, वो अपमान से भरी जिंदगी कभी नहीं चुनेगा।